जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बाबा की खरी खोटी। आज स्क्रीन पे आप जिन्हें देख रहे हैं, भाई साहब रास्ते में जा रहे थे और मैंने उनको रास्ते में पकड़ लिया, तो इन्होंने गाड़ी साइड में लगाई और मुझसे बात कर रहे हैं। आप हैं श्री सुनील शेवरान जी, एडवोकेट। सुनील भाई, राम राम। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। और बड़ा मैं आभारी हूँ आपका, आपके इस प्लेटफॉर्म पर आपने मुझे मौका दिया। और मैं राजन पंगाल को भी थैंक यू कहूंगा कि वो क्या कनेक्टेड आदमी है, देश में बड़े अच्छी जगह कनेक्टेड है। और मेरा सौभाग्य हम्म। है कि वो मेरा दोस्त है, मुझे आप जैसे व्यक्ति से उन्होंने कनेक्ट किया। मैं पिछले आपको लंबे समय से, कम से कम 1 साल से मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो सुनील भाई के बारे में बता दूं तो कि आप चरखी दादरी में रहते हैं। सर, आप रहते कहाँ हैं? हाँ जी, चरखी दादरी में रहता हूँ मैं। और जी। गांव का सरपंच रहा हूँ, पेशे से वकील हूँ, पर वकालत में कम ही करता हूँ, बहुत ज्यादा वकालत नहीं करता। भारतीय जनता हाँ, पार्टी का कार्य करता हूँ, नेता नगरी करने की इच्छा है, भारतीय जनता पार्टी मौका दे तो चलिए पार्टी के बढ़िया है साथ सर, जुड़ा बहुत हुआ अच्छा। हूँ। हाँ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। सर, कल एक घटना हुई है और झज्जर हम्म, में बहादुरगढ़ में इनेलो के शायद प्रदेश अध्यक्ष थे, नफे प्रदेश सिंह अध्यक्ष, राठी। हाँ। उनकी सर कल जो है गोली मार के हत्या कर दी गई। साथ में एक दो व्यक्ति और घायल है, एक और उनके साथ जो थे गाड़ी में जा रहे, उनकी भी शायद हम्म, मृत्यु हो गई है, बड़ी दुखद। बड़ी दुखद, हाँ। तो सर, ये आमतौर पे हरियाणा तो बड़ा, मेरे जमाने में तो अगर बहुत ही शांत प्रदेश था, इधर तो फिर भी मान लीजिए क्राइम बढ़ गया है थोड़ा सा। पर ये तो बड़ी हम्म। सनसनी खेज घटना हुई सर। ये क्या हुआ, जरा इसके बारे में आप ब्रीफ में बताइए हमारे दर्शकों को, हुआ क्या है असल में? मैं आपके साथ एक घटना शेयर करता हूँ। मैं जब वकालत में था तो एक दिन मेरे पास एक व्हाट्सएप पर कॉल आई, और वो जी। अजीब सा नंबर था, अजीब नंबर था। तो जी। ऐसे ही राम राम श्याम श्याम हुई, सामने वाला ने कहा वकील साहब नमस्कार। तो मैंने कहा भी नमस्कार। तो मैं उस व्यक्ति का नाम तो भी आपके साथ नहीं शेयर करना चाहूंगा, नाम नहीं लूंगा। लेकिन वो जी। जी। वेल नोन गैंगस्टर। तो बोला अच्छा। मैं फलाना आदमी बोल रहा हूँ। मैंने कहा भाई मैंने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया एकदम से। तो फिर उसने अपने साथी का नाम लिया जो और ज्यादा फेमस है। मैंने कहा यार तुम बोल रहे हो? बोला हाँ मैं बोल रहा हूँ। और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज लॉज समवेयर इन पंजाब, शायद गुरदासपुर की जेल से। दैट कॉल वाज फ्रॉम गुरदासपुर जेल। तो जी। उसने कहा वकील साहब मेरा बंदा है और ये आपके पास आएगा, इसकी बेल करानी है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मेरा जॉब है, बेल तो मैं कराता हूँ, आ जाएगा। बोला वकील साहब पैसे थोड़ा रुक के दे देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, रुक के दे देना। मैंने उसकी बेल कराई, 10-15 दिन के बाद वो बंदा वापस आया, बोला हाँ जी वकील साहब क्या चार्जेस होंगे। मैंने कहा नॉर्मली 302 के मामले में हम 50,000 रुपए लेते हैं। तो बोले भाई ने बोला है 30,000 मैं आपको दे दूं। उसने मुझे 30,000 रुपए पे कर दिया एंड ही वेंट आउट। फिर मैंने उसको बुलाया वापस। मैंने कहा यार ये इस रेंज में, इस गैंग में तुम कहाँ दादरी के आदमी इन्वॉल्व हो गए? तो बोले भाई साहब यहाँ तो पूरी लिस्ट है, कम से कम दादरी के गांव के आसपास के गांव में 500-600 लड़के इनके नेटवर्क के, 500 to 600 बॉयज। मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल आसपास के जो टोल प्लाजाज हैं उसमें उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। धमका के उन टोल प्लाजाज को लेते हैं, भैया कोई दूसरा सामने नहीं आएगा। तो ये दुखद पार्ट है कि हरियाणा के अंदर ये जो क्राइम कहें या ये जो गैंगस्टर का ये जो ट्रेंड है ये बढ़ गया है। ज्यादा हम पंजाब में सुनते थे, या फिर अगर अपने जो डिस्टर्ब थे वो सोनीपत, झज्जर, बहादुरगढ़, गुड़गांव। बाकी तो जैसे चरखी दादरी जैसी चीजें तो बहुत पीसफुल थी। मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि इतने इस लेवल के गैंगस्टर्स के गुर्गे मेरे इलाके में है क्या। तो ये है, चीजें डेवलप हो गई हैं। जैसे हरियाणा डेवलप हुआ, जिस तरह से पैसा आया हरियाणा के अंदर, तो एक सेक्टर बड़ा अच्छा डेवलप हुआ। लोग बाहर निकलने लगे, घूमने फिरने लगे। अब डिमांड्स बढ़ गई। अब डिमांड्स बढ़ गई तो वो पॉसिबिलिटीज नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोग खाली घूम रहे हैं। और जहां कहीं मौका लगता है, जैसे चरखी दादरी है, चरखी दादरी में माइनिंग का एक बड़ा काम है। तो उस माइनिंग के मामले में कुछ लोग गलत सही तरीके से पैसा कमा गए। तो जो नहीं कमा पाए और जिनके मन में थोड़ा सा एडवेंचर करने की इच्छा है, उन्होंने फिर ये दूसरा रास्ता अपना लिया। जो पैसा दिल्ली के आसपास के इलाकों में आया, वो जैसे पैसा दिल्ली से थोड़ी दूर बढ़ा तो वहां भी क्राइम बढ़ गया। पुलिस हमारी इतनी प्रोफेशनल नहीं है। बहुत सी मामलों में तो पता होता है तो भी वो सुस्त बैठी रहती है।
जितना एक्टिव होके जिस तरह से उसे बाहर निकल के प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ काम करना चाहिए, पुलिस वैसा वो काम कर नहीं पा रही है। ये बात है। भाई साहब मैं आपको बताऊं, मेरा प्रथम परिचय हरियाणा से हुआ 1984 में, 1984 में। राइट। और मैं आपको बताऊं कि इत्तेफाक कुछ ऐसा था कि मैं अंबाले में रहता था, मेरे फादर थे आर्मी में, और मुझे पहलवानी करने के लिए दिल्ली भेजा गया। और जब मैं अंबाले से बस में लाद के दिल्ली आ रहा था पहली बार पहलवानी करने के लिए, उससे पहले मैं थोड़े समय गुरु हनुमान के अखाड़े में 1982 में भी रह चुका था, पर तब मैं बहुत छोटा था। तो 1984 की बात है सर, मैं आ रहा था तो रास्ते में ही हमारी बस रोक दी गई, दिन में करीब 11 बजे से, करनाल के आसपास। अंबाले से हम चले थे, 1984 की बात है। फिर 5-6 घंटे बस वहीं खड़ी रही। बाद में शाम को जब हम ट्रैफिक खुला, दिल्ली पहुंचे, तो पता लगा इंदिरा जी की आज सुबह हत्या हो गई। उस दिन की बात है ये। उसके बाद मैं सब दिल्ली चुकी आ चुका था, अब फंस गया, और 4 दिन कर्फ्यू में रहे। फिर उसके बाद कैप्टन चांद्रूप के अखाड़े में मैं रहने लग गया। तब पहली बार मेरा हरियाणवी, एक्चुअल जो रियल हरियाणवी सोसाइटी, उससे परिचय हुआ। सर 84 से लेकर 86 तक तो मैं अखाड़ों में रहा। उसके बाद 1986 में मेरा स्पोर्ट्स हॉस्टल भिवानी में एडमिशन हो गया। फिर हम भिवानी चले गए, और 86, 87, 88 भिवानी रहे। उसके बाद फिर मैं पटियाला चला गया एनआईएस में। तो 1984 से 86 के दौरान, हालांकि भारत में उन दिनों बड़ी अशांति थी, पंजाब तो पूरी तरह अशांत था, पर इसके बावजूद उस दौरान मैंने देखा कि हरियाणा जैसा पीसफुल स्टेट, सर 84, 85, 86 में मैंने कभी ये भी नहीं सुना कि किसी ने किसी के थप्पड़ मारी हो। स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो थी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो होती थी उस समय। वो अलग चीज होती है, पर एज अ होल जो पूरी सोसाइटी थी ना सर, वो बड़ी पीसफुल थी। हाँ। अब सर क्या हुआ कि 1986 या 87 में आपके ध्यान होगी, चौधरी देवीलाल जी चुनाव जीते थे और ओम प्रकाश चौटाला जी लाइमलाइट में आए थे। और पहली बार ओम प्रकाश चौटाला जी ने हरियाणा में गुंडे पालने शुरू किया और उनको प्रश्रय देना शुरू किया। बेसिकली उनको जो सेंचुरी या संरक्षण जो दिया गया, राइट, आप बिल्कुल राइट। मतलब गुंडे राजनीतिक संरक्षण में पहली बार पाले गए 1987 में। वो दौर मैंने अपनी आंख, हाँ, वो ग्रीन ब्रिगेड वगैरह बनाई गई उस समय। अच्छा, और सर हमारे अखाड़े का एक बहुत अच्छा पहलवान हुआ करता था, राम निवास, और वो ही बिकेम वेरी क्लोज टू चौटाला साहब, एंड और ही वाज अ सिंपल रेसलर। 84 में जब मैं अखाड़े में गया हूं तो एक 68 किलो के आसपास वजन था, और बहुत अच्छा पहलवान। और वो ऑल ऑफ अ सडन ही बिकेम ए गैंगस्टर, और बहुत नामी गैंगस्टर, इतना नामी कि मतलब उसकी डायरेक्ट चौटाला साहब के घर तक वो उसको गेट पे रोका नहीं जाता था। ये मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूं, राइट। और फिर 1-1.5 साल में ही फिर उसकी डेड बॉडी जो है वो उधर बागपत साइड जंग खेतों में लवारिस मिली थी, और उसका दाह संस्कार लवारिस ही हुआ था। और पहलवानों का वहां पे से गुंडागर्दी में घुसने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद कहां तक गया ये आपको भी शायद मालूम होगा, या बहुत से लोग जानते हैं। तो सर वहां से पहली बार मैंने हरियाणा की आम सोसाइटी में गुंडागर्दी, गैंगस्टर्स, गन कल्चर पहली बार 1987 से शुरू हुआ है। उसके बाद जब ये अनाप शनाप रेट्स बढ़े जमीनों के, और जमीनें एक्वायर की सरकार ने, किसानों के पास अनाप शनाप पैसे आए, और जब करोड़ों रुपए के किले बिकने लगे, तो कुछ लोगों ने अपने किले बेच के, जो नई नई दौलत आई थी उनके पास, बाप दादा की जमीन बेच के, फिर किसान आदमी सर ये तो समझ नहीं पाता कि अब उसको मान लीजिए 5 करोड़ रुपया मिल गया, तो उस 5 करोड़ का क्या करना है। तो उसके लड़कों ने सबसे पहले एक बढ़िया सी कोठी बनाई, एक फॉर्च्यूनर खरीद ली, हाँ जी, और मोटी सी गले में चैनी पहन ली, और आवारागर्दी और हवाबाजी करने लगे। मैं एक छोटी बात शेयर करूं भाई साहब, मुझे ध्यान है 2000 के आसपास एक इंडिया टुडे में मैंने आर्टिकल पढ़ा, ये जब
इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना महिपालपुर में, जी जो लोगों की जमीनें एक्वायर हुई, ये जाटों के गांव थे, सहरावत गोद के जाटों के गांव थे, जी खेती बाड़ी करते थे, पैसा आ गया। उन्होंने ये हालत भी हुई कि मर्सिडीज बेंज की डिक्की में चारा ढो दिया, हाँ क्योंकि जी गाड़ी आ गई। हाँ, नोट आ गए, हाँ गाड़ी आ गई। भाई काम तो वही आता था ना, खेती बाड़ी वाला, और तो कोई काम हुआ नहीं। तो किस दिन खेत में थे तो अगर घर आने लगे तो मर्सिडीज बेंज की डिक्की में वो उठा लाए। फिर उसके बाद ये जो आप जिस बात को हिट कर रहे हो, उस इंडिया टुडे ने पूरा छापा कि कैसे लोगों ने अपना पैसा बर्बाद कर दिया, नाइट क्लब्स में घूमे, और एक समय ऐसा आया 5-7-10 साल के दौर में वो पैसा खत्म हो गया, लेकिन वो अय्याशियों की जो आदत पड़ गई वो खत्म नहीं हुई। तो देन दे पीपल स्टार्टेड कमिटिंग क्राइम्स। और एक चीज मैं आपके साथ और शेयर करूं, जो आपने जो हरियाणा के अंदर वो 87 का दौर के बारे में आपने बताया, सिमिलरली 96 में जब चौधरी बंसीलाल की सरकार आई और उन्होंने जब शराबबंदी की, क्योंकि मैं जिस इलाके से आता हूं वो इलाका लवारू का और उसका राजस्थान से टच है, तो बहुत पीसफुल था, लोग अपने काम में लगे थे, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े में बात अलग है। उस समय देखा कि कॉलेज के लड़के जो थे, जवान जो लड़के थे, दे एंगेज्ड इनटू दिस लिकर बिजनेस। वहां बूट से शराब लेगिंग लानी शुरू, हाँ, बूट हाँ लेगिंग, शराब लानी बूट शुरू कर दी वहां से, और अपना माफिया बनना शुरू हो गए। हालांकि उनको, बंसीलाल को उसको बंद करना पड़ा, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। बहुत से सीधे साधे लड़के, बल्कि हर गांव में एक दो ऐसे बच्चे वो डेवलप हो गए, और बाद में उन्होंने दूसरे क्राइम के रास्ते भी अपनाने शुरू कर दिए। तो ये आपने जो हिट किया दौर, उसके बाद सेकंड दौर ये भी था जो बंसीलाल की वजह से हुआ, ये हुआ हरियाणा में। सर बहुत सारे गैंग्स बनपने लग गए। और अच्छा दिल्ली में कभी भी मुंबई स्टाइल माफिया नहीं था, एज फार एज हम्म आई रिमेम्बर। हम्म हम्म, दिल्ली में जो गुंडागर्दी थी वो मोहल्लों के छोटे छोटे गुंडे हुआ करते थे सर। हाँ, एंड देयर वाज नो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लाइक मुंबई हम्म इन हम्म, दिल्ली। हाँ, सही बात है, सही बात है। और ना मुंबई दिल्ली के नेता गुंडे पालते थे। हम्म हम्म आपको याद होगा सर, मैं आपको बताऊं, उस घंटा घर के पास एक छोटा सा मोहल्ला है चंद्रावल। हम्म, दिल्ली घंटा घर जो है ना, सब्जी मंडी घंटा घर, उसके हाँ हाँ, जस्ट बगल में एक मोहल्ला है छोटा सा चंद्रावल। हम्म वो गुजरों का मोहल्ला था सर। हम्म, वहां का एक लोकल बदमाश था जो छोटा मोटा बाद में माफिया बन गया था। हम्म, और आज के स्टैंडर्ड से देखें ना सर, तो वो उसकी मालियत मालियत लगाते हैं ना जमीन में। हाँ, आज के माफिया या आज के जो हरियाणा के जो गैंगस्टर्स हैं या दिल्ली के, उनके सामने उसकी मालियत 2 पैसे लगेगी, इतना बड़ा गुंडा था वो। हम्म, फिर दिल्ली के एक जाबाज अफसर ने बकायदा उसकी यूपी में उसका एनकाउंटर किया था। हम्म, और वो आपको बड़ा फेमस एनकाउंटर था जिसमें वो लोग बाराती बन के, बकायदा एक नकली बारात लेके और बैंड वाले बन के पुलिस पार्टी गई थी। हम्म। नाम सो वहां दिस में। वाज इन न्यूज, ये थी, दिस वाज इन न्यूज फ्यू डेज हाँ बैक, ये जो आप ये इंसिडेंट, हाँ हाँ, कुछ तो ज्यादा पुरानी बात नहीं, ये चर्चा में थी न्यूज में, मुझे नहीं पता क्यों आई थी चर्चा भी। हाँ, तो सर ये वो एक गुजर गुंडा था, उसको माफिया नहीं कह सकते हम। ठीक बात है, ठीक और बात है। वो उस उन दिनों दिल्ली का सबसे बड़ा गुंडा था। हम्म, तो ये हालत थी सर 80s में दिल्ली की। हम्म, पर आज तो सर दिल्ली का जो माफिया है और हरियाणा का माफिया है वो मुंबई के कान काट रहा है। बल्कि मुंबई में तो सुनते हैं माफिया का उन्मूलन हो चुका है। हाँ हाँ, ऐसा सुना परंतु जाता है, है मुंबई में अब इतनी चीजें नहीं है जितनी यहाँ है। हम्म, परंतु आज जो दिल्ली और हरियाणा का माफिया है वो तो लॉरेंस बिश्नोई जी के परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, परम पूजनीय श्री हम्म, श्री 1000 श्री लॉरेंस बिश्नोई जी, हिंदू हृदय सम्राट। नहीं नहीं, उन्होंने नया एक, हाँ भी नहीं, हाँ, नई नई ये सिचुएशन आई है, हिंदू हृदय सम्राट, नहीं उन्होंने बिल्कुल। एक नया कलेवर हम्म ओढ़ लिया है ना। हम्म अब वो इधर जब से उनके इंटरव्यू आए थे ना, वो आज तक पंजाब पुलिस यही पता नहीं लगा पाई कि कहां बैठ के दिया इंटरव्यू। कमाल बात है, कमाल बात है। तो हम्म उसमें वो नए हिंदू हृदय सम्राट बन के भी उभरे हैं। हम्म हम्म और हम्म बिश्नोई समाज के शिरोमणि, हम्म क्यों जी। हम्म हम्म तो उनके नेतृत्व और निर्देशन में और उनके कृपा से जो हम्म हरियाणा का जो
गुंडा कल्चर है, वो माफिया हम्म, कल्चर जो है। हम्म, तो सर मुझे एक बात बताइए कि इतना पीसफुल स्टेट हम्म, और इतना सीधा साधा, सर मुझे आज भी याद है 80s में हरियाणा के एक आम जाट की, अच्छे संपन्न जाट की बेटी की शादी 10,000 रुपए में हो जाती थी। हम्म, ना तो कोई दिखावा था, ना आडंबर था, और दहेज नाम की तो चीज ही नहीं थी। सिंपल एक हम्म, तंबू लगाया, 100-200 लोगों को खाना खिलाया, सिंपल सा, हम्म। और बेटी की शादी होगी। पर भाई साहब, अभी मैं एक बात कहूंगा, आपके साथ जरूर साझा करूंगा कि जब डेवलपमेंट होती है ना, किसी ने मुझे कहा था, आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति ने, तो डेवलपमेंट हर चीज की होती है। आज प्रॉस्पेरिटी आ गई, आपके पास गाड़ियां आ गई आपको, और प्रॉस्पेरिटी किसानों में भी खूब आई है। और अब हर परिवार में अगर दो बेटे हैं, एक किसानी कर रहा है तो दूसरा 100% या तो गवर्नमेंट जॉब है, या गुड़गांव में अपना कोई काम धाम कर रहा है, अपना प्राइवेट कुछ ना कुछ कर रहा है। बहुत बिजनेस बढ़ा है, बहुत पैसा आया है सोसाइटी के अंदर। तो जब एक साइड पैसा आया तो दूसरी साइड क्राइम भी बढ़ गया। अब मैं और अगली बताऊं बात, आपने उसका ये जो फेमस डीजी अभी तो शायद एमएन दिनेश नाम सुना होगा, वो जो उसमें गुजरात वाले इनकाउंटर में जिसने जेल काटी और वो स्पेशल उसका इंचार्ज बनाया बाद में राजस्थान का, उसकी टीम में मेरी मौसी का बेटा है। तो आनंद पाल का जब इनकाउंटर हुआ तो आनंद पाल के बारे में जानकारी लेने के लिए वो मेरी मौसी का बेटा बहुत दिन हरियाणा में रहा था, काफी दिन उसने सिरसा में बिताए, और उसके बाद में उन्होंने उसके हाइडआउट्स वगैरह और सब पता किए थे, तब उसका वो जो हुआ था भाई, उसमें फिर अपना हरियाणा का भी एक एसपी विचारनिया वो इन्वॉल्व था, और सब काम वाम हुए थे। तो इनकी मोडस ऑपरेंडी इतनी स्ट्रांग है अजीत भाई साहब, मैं आपको वो जैसे बताते हैं कि जेल से ही टेलीफोन होते हैं, जेल से ही फोन हो जाता है बंदे को, भाई वो फलाना बंदा है, और उसको बता दिया जाता है कि वहां तेरे को वेपन्स मिल जाएंगे। यंग बच्चे, कई तो माइनर्स, जैसे वो कोई राजू ठेठ मारा गया था, उसमें तो एक बच्चा माइनर था, तो वो उसी की मुझे जानकारी दे रहा था भाई मेरा। तो वो बता दिया भाई फलानी जगह कुंड है, वहां वेपन्स रखे हैं, अब जाओ। उन्होंने आया, वेपन्स पिक किया, अपना वो जो क्राइम कमिट किया और पार। ना तो ये पता कि कौन देने वाला है कौन नहीं देने वाला है, पैसा अपने आप आपके घर पैसा पहुंच जाएगा भाई, बाद में पुलिस अपना लिंक जोड़ती रहो। बहुत सिस्टमेटिक और बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, क्योंकि पैसा सबको चाहिए। जहां अगर लड़का सही राइट डायरेक्शन में नहीं जा पा रहा है, तो फिर वो नेगेटिव पार्ट में जाने की कोशिश करता ही करता है। तो ऐसे मामले अब डेवलप हो रहे हैं हरियाणा के अंदर। पर फिर भी मैं क्योंकि गांव का सरपंच रहा हूं, मैंने ये चीज नोटिस की है, लगन तो ज्यादा वही वाली है कि राइट रास्ते में जाएं। अभी भी पंचायतें होती हैं, खा पंचायतें जिंदा हैं, सोसाइटी जिंदा है, गांव के अंदर अभी भी आपस में अ, एक भाईचारे वाले सेंस ऑफ भाईचारा है। पर कुछ चीजें निकल भी गई हैं। और सरप्राइजिंग फैक्टर मैं आपको और बताऊं कि क्राइम में मैंने इस बात को नोटिस किया कि प्रजापतियों के बच्चे, हरिजनों के बच्चे ऐसे ये नहीं होते थे इन्वॉल्व, ये निकल ऐसे नहीं निकल के नहीं आते थे। क्राइम करते थे नॉर्मली ब्राह्मणों के बच्चे या जाट, लेकिन अब ये लड़के भी निकल के आने लगे सोसाइटी में। ये इसको क्या कहें, एक ये नई बात है। डेंजरस तो है ही भाई, डेंजरस तो कोई भी क्राइम करेगा, इट इज डेंजरस। लेकिन ये नई बात है कि मतलब सोसाइटी एट लार्ज सब कहीं से आने लगे, ये नहीं कि कुछ पर्टिकुलर ही जातियों के रह गए हो, सब आ रहे हैं। नहीं, तो अब वापस हम अपने मूल जिस टॉपिक से हमने आज की हाँ, चर्चा सर, शुरू की, जायज बात। नफे सिंह राठी जी, मैंने सुना कुछ प्रॉपर्टी में डील करते थे, और मुझे तो हम्म। लगता है आधा ही हरियाणा ही प्रॉपर्टी में डील करता है सर आजकल तो। आप ये समझो कि जो पॉलिटिक्स में है, जिनके पास पैसा, पॉलिटिक्स में आपने प्रॉपर्टी का काम किया, आपके पास पैसा आया, तो नेक्स्ट काम क्या करोगे आप? पॉलिटिक्स। नेतागिरी तो आपने यही समझ मानी गई ना कि आपके पास पैसा होना चाहिए। नेतागिरी के लिए आपके पास क्या विजन है, क्या अप्रोच है, देश को आप क्या दोगे, वो तो है ही नहीं। वो तो पैसा है कि मोटे टायरों वाली आपकी गाड़ी, और आपके पास पैसा। आप 2 मिनट में समाज सेवी हो जाते हो, 4 भंडारों में जाके आप रिबन काटते हो, 4 जगरातों में जाते हो, और आप हो गए समाज सेवी, और सबको बताया कि भाई आप पैसा क्राइम करके लेके आए हो। नहीं, तो ये नफे सिंह जी का मर्डर किस उसमें हुआ है, कुछ अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है, या एज अ होल क्या सिनेरियो है, क्यों हुआ, क्या हुआ, आगे क्या चल ये रहा है? हाँ, भाई साहब, ये प्राइमा फेसा ऐसा दिखता है कि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट तो इन्वॉल्व है ही, और उसके बाद इन्वॉल्वमेंट हो जाती है कि सिंपल एक प्रॉपर्टी नहीं, उस एरिया में अपनी बादशाहत कायम करने की। न्यू नहीं भाई, तू गणा चौधरी है कि मैं बड़ा चौधरी हूं, तू बड़ा चौधरी, आ जा भाई।
इमोशनल फैक्टर तो रहता ही है ना भाई, तू बड्डा चौधरी मैं बड्डा चौधरी। तो कई बार ये बच्चे इन बातों में इसलिए भी इन्वॉल्व होते हैं कि कितने बड़े चौधरी की तुमने हत्या करी तो तुम उतने बड़े चौधरी, तुम खुद डेवलप हो गए। और गुड़गांवा और या मैं को बहादुर के आसपास और इन गांवों में क्राइम फैक्टर है भाई साहब, है यहाँ पर गैंगस्टर्स हैं, माफियाज डेवलप हो गए। अच्छा सर, हरियाणा से सटे हुए दिल्ली और हरियाणा की वजह से दिल्ली में क्या रंगदारी वसूली का भी धंधा चल रहा है खूब? 101%। इस इलाके में तो ये बातें साधारणतः सुनने में आ जाती हैं। कई गैंगस्टर्स हैं जिनके देर सवेर मीडिया में छपते भी रहते हैं चीजें कि हाँ ये लोग डेवलप हो गए। आप उसी से अंदाजा लगाओ, जैसे सुशील कुमार जैसा पहलवान जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किए, दो दो ओलंपिक मेडल, और वो भी उसने एक लड़के की, वो उसका साथी पहलवान हत्या की, क्योंकि वो भी एक प्रॉपर्टी का मैटर था। उसके फ्लैट पर वो कब्जा करने के चक्कर में थे, उस चीज के लिए उसने उसकी हत्या कर दी। और ऐसे सेलिब्रिटीज इन चीजों में इन्वॉल्व हो रखे हैं। तो अपना ये इलाका तो डिस्टर्ब है इस बात के लिए। तो अच्छा मुझे एक चीज बताइए, ये जो आपने कहा जब संपन्नता आती है हम्म, हम्म, और भाई पिछले मैं उन 1984-85 की बात कर रहा हूं, मतलब सब लगभग 40 साल बीत गए। 40 साल में तो दुनिया हम्म। बदल जाती है, देश बदल जाता है, एक जमाना नया आ जाता है, नई टेक्नोलॉजी आई, तो वो दुनिया जो भर कहते हैं ना के कि गंगा, तो मानो आप गंगा में बहुत पानी बह गया है भाई साहब, उसके बाद आप हैं। मानो तो अब और वो गांव नहीं रहे हैं। और दूसरी बात है कि हरियाणा के जमीनों के जो रेट बढ़े और हम्म, जब दिल्ली एक्सपैंड की और हरियाणा की बहुत सारी जमीनें एक्वायर हुई, मुझे तो कई लोगों ने ये बताया कि जो कुछ समझदार लोग थे उन्होंने क्या किया कि अपनी ये सोनीपत तक झज्जर वाले बेल्ट की जमीनें जब बिकी तो लोगों ने दिल्ली से करीब 100-150 किलोमीटर आगे बढ़ के सस्ती जमीनें जहां थी वहां एक किला बेच के कुछ समझदार लोगों ने 10-10 20-20 किले जमीनें ले ली। हाँ। तो उस इलाके में जहां जमीनें सस्ती होती थी, चूंकि वहां अब बहुत ज्यादा ग्राहक आ गए जमीनों के, वो लोग जो कि सोनीपत तक वाली जमीनें बेच के अमीर हुए थे, तो कुछ हम्म, समझदार इन्वेस्टर्स ने उन एरिया में, जैसे मैंने सुना है कि चरखी दादरी में एक बहुत बड़ा बूम था एक जमाने में, हाँ, हाँ। और सोनीपत तक के इन्वेस्टर्स जो है वहां आके इन्वेस्ट कर रहे थे, जमीनें खरीद रहे थे। उसका बड़ा रीजन था, ये जो झाड़ली में जो प्लांट लगा ना, हुड्डा सरकार में झाड़ली में जो बिजली का प्लांट लगा, तो यहाँ बहुत लैंड एक्वायर हुई। फिर झज्जर में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना, जी। जो रिलायंस को इन्होंने SEZ बनवाया, यहाँ भी 20-25 हजार एकड़ जमीन एक्वायर हुई थी। तो ये लोग उस तरफ मूव हुए। इसमें भी एक ट्रेंड है भाई साहब, जो लोगों ने जमीनें तो खरीदी और वो जमीनें ऐसे ही रही, वो वहां जाके शिफ्ट नहीं हुए, आगे वो लोग वापस ही, और कोई इक्का दुक्का ही बचे, ज्यादातर वापस फिर वो जमीनें बेच भी दी उन्होंने। अब मेरे गांव में भी 20 से 50 एकड़ जमीन खरीदी गई, लेकिन वो 20 से 50 एकड़ जमीन खरीदी गई और थोड़े दिनों बाद उन्होंने वो बेच दी। पता नहीं क्या कारण रहा, पर वो उन्होंने सेल आउट कर दी, अब वो वहां नहीं है। धीरे धीरे पर गांव में वो जमीनें। पर इससे जो लिक्विडिटी आई कैश की समाज में, हम्म, लोगों के पास हार्ड कैश आया, आया। कुछ लोगों ने उस पैसे से कुछ दिन अय्याशी की, ऐश की, बिल्कुल। और कुछ लोगों ने देखा कि यार ये तो फलाना लड़का तो अपने बाप की जमीन बेच के बड़ी ऐश कर रहा है, हम्म, तो उनको क्राइम से पैसा कमाना एक बड़ा शॉर्टकट लगा कि साहब अब उतना पैसा और तो तरीके से कमाया नहीं जा सकता। हम्म, और जैसा कि आपने बताया कि गैंगस्टर्स तो खुद ही चाहते हैं बच्चों को रिक्रूट करना। आप बता रहे हैं हम्म। कि चरखी दादरी में उस एक गैंगस्टर के नेटवर्क में 500-600 बच्चा है। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। तो हरियाणा की सोसाइटी इस हम्म, खतरे को पहचान रही है क्या? आखिर व्हाट हम हाँ। वी हैव बीन ये डिस्कसिंग द प्रॉब्लम, हम अभी ये जो प्रॉब्लम आपने डिस्कस कर रहे हैं। अब ये एक्चुअल है कि ये मुद्दा जो डिस्कशन का पार्ट ये होना चाहिए कि क्या सोसाइटी इसको एक्नॉलेज कर रही है, सॉल्यूशन क्या सर, है? सॉल्यूशन और क्या है? सरकार। हाँ, और सरकार क्या कर रही है, ये दुखद पार्ट है इसका। अभी क्या है भाई साहब कि सोसाइटी में एक रेट रेस है, हमारे इलाके में तो बहुत तगड़े तरीके से सबके मन में है कि जैसे जाटों के बारे में कहा भी जाता है, भाई किसी चीज के गैल पड़ जाए उसने खराब माटी करके छोड़े हैं। तो अब गैल पड़ गए हैं कि बालक कामयाब करने हैं, और आपने भी कई बार ऐसा कहा है, बच्चे कामयाब करने हैं।
किला बेचना पड़ जाओ, चाहे गहने रखना पड़ जाओ, चाहे कुछ करना पड़ जाओ, घर छोड़ दिए, बाहर छोड़ दिए। आप ये देखो, ये जो नीट वगैरह की अभी लिस्टें लगती हैं, हमारे ग्रामीण अंचल में के बच्चे इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज में, अच्छे से इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जा रहे हैं, सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं। हर साल जब सिविल सर्विस का रिजल्ट आता है, तो हमारा इलाका बेसिकली शोरान, सांगवान, फोगाटों का इलाका है, तो हम भी बस थोड़ा इंटरेस्ट इन बातों में से देख लेते हैं। हर सिविल सर्विसेज के उसमें एक सांगवान, एक शोरान, एक फोगाट तो पक्का होता ही होता है, और वो भी ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं। वो अलग है कि वो दिल्ली विल्ली आ गए, उन्होंने कोचिंग वगैरह ली, पढ़ाई वहां से की, लेकिन उनके रूट्स गांव में ही है आज के दिन। तो एक रैट रेस है, और इस रैट रेस में जो शामिल नहीं हो पाते, वो फिर दूसरी रैट रेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सरकार, मैं ये कहूंगा कि निराशाजनक है सरकार का रिस्पॉन्स इस मामले में। ना तो सरकार उनको सपोर्ट करती है जो राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ना सरकार उन्हें रोकती है जो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। सरकार तो ऐसा लगता है कि ठीक है जी, सरकार है, चलते चलने दे। आज भी थानों के वही हालात हैं, आज भी पुलिस का वही रवैया है। पावरफुल हो तो आप कोई भी कार्रवाई करा ले, नॉर्मल आदमी हो तो आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। सालों सालों तक चीजें लटकती रहती हैं, कोर्ट्स में मामले लटकते रहते हैं। हाँ, एक गुड पार्ट ये है कि सोसाइटी अभी जिंदा है। सोसाइटी में ये है सेंस ऑफ कंपटीशन, या सेंस ऑफ ये कि भाई हमें आगे बढ़ना है, देखना है चीजों को। सोसाइटी में पॉजिटिव पार्ट है। मुझे एक बात बताइए, हम्म योगी जी ने एक बहुत जबरदस्त क्राइम कंट्रोल करने का हम्म एक बहुत जबरदस्त मॉडल क्रिएट किया है योगी जी ने। हाँ उसको तो अब एमपी और राजस्थान भी फॉलो कर रहे हैं, उत्तराखंड भी फॉलो कर रहा है। हाँ और मैं आपको बताऊं पर्सनल एक्सपीरियंस, हाँ। हम भी जात के ठाकुर हैं, हम्म गाजीपुर जिले के। हमारे हम्म लड़के भी बहुत मनबड़ होते थे। हम्म हमारे यूपी में, भोजपुरी में कहते हैं बहुत मनबड़ू, हिंदी में हम्म मनबड़, मनबड़ वर्ड है हम्म ना। हम्म थोड़े हम्म से बद दिमाग, मनबड़ हम्म थोड़े से। हम्म पर हम्म सर योगी जी ने एक बात समझा दी है हम्म कि कायदे हम्म में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हम्म और सर कब उस दरवाजे पे बुलडोजर आके खड़ा हो जाएगा कोई पता नहीं है। हम्म। देखो भाई साहब, या- आप क्योंकि रूट से जुड़े हो, आप बता सकते हो सच्चाई इसमें। हाँ, ये मैसेज पूरे देश में है कि योगी जी ने गुंडागर्दी पर लगाम लगाई है। कितनी लगी है ये बात आप अच्छे से बता सकते हो, क्योंकि आप रूट से जुड़े हुए भाई आदमी साहब, इतनी लगी है कि मेरे जैसा बाप रोज सुबह, कई घरों में गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है ना सुबह सुबह। हो। हाँ हाँ। हम इधर बोलते हैं, सुन लो भाई, घर से बाहर निकलना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये हाँ ध्यान हाँ रखना तुम्हारी वजह से मेरे घर के सामने बुलडोजर ना खड़ा हो जाए। मैं हाँ हाँ। कितना ही बड़ा राम भक्त हूँ, कितना ही बड़ा मोदी भक्त हूँ, कितना ही बड़ा योगी भक्त हूँ। अगर हम्म तुम्हारे में से किसी ने कोई बदतमीजी की, गड़बड़ की, समाज में कायदे से रहो। किसी को तू हम्म नहीं बोलना। अगर कोई उल्टा सीधी कहे तो चुपचाप गर्दन नीचे करके घर में आ जाना, सो जाना। हम्म। भाई कब बुलडोजर आके दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा कोई पता नहीं है। तो भाई साहब देखो। सर एक मिनट, और ये नहीं हम्म छोड़ दीजिए। मैं हम्म यूपी के सबसे बड़े माफिया हम्म की बात बता रहा हूं। हम्म उसने अपने दो लोगों से कहा कि भाई शुक्र मनाओ कि अभी हम सब जिंदा हैं हम्म और हमारे घर पे अभी तक बुलडोजर नहीं चला। हम्म बहुत खराब समय चल रहा है, किसी हम्म। तरह बिता लो, किसी तरह बिल में घुस के बिता लो। सर मैं नाम नहीं ले सकता हूं। हम्म ये यूपी के सबसे बड़े माफिया के शब्द हैं। अपने हम्म चार छह, मतलब अपने ड्राइंग रूम में बैठ के बातें कर रहे थे, कह रहे पुराने हम्म समय नहीं रहे, पुराने जमाने नहीं रहे। बस, हम्म हम्म बस हमें जिंदा छोड़ रखा है योगी जी ने। नहीं, हम्म ये सर ये लिटरली शब्द थे हम्म कि हमें बस जिंदा छोड़ रखा है, नंबर वन। और हमारे घर पे हम्म बुलडोजर नहीं चलाए, शुक्र मनाओ, किसी तरह ये वक्त बिता लो। हम्म। देखो भाई तो साहब, सर मैं इस बात से बड़ी खुशी होती है, राजा का भय होना चाहिए। अगर राजा का भय नहीं है ना, राज का अगर भय नहीं है, तो फिर बेचारा सीधा शरीफ गरीब आदमी मारा जाएगा। भय बहुत जरूरी है। ये जो जैसे हरियाणा के अंदर आए दिन चीजें डेवलप हुई, पीछे बड़ा लंबा वो शासन प्रशासन वो चला, एजिटेशन वगैरह चली। खैर वो उसको किसी दिन फिर डिस्कस कर लेंगे। उसमें बड़ा कारण
मैं खुद बहुत पसंद करता हूँ माननीय मनोहर लाल जी को, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पर कम कंट्रोल दिखा उन दिनों में हमारे को, ये मैं मानता हूँ। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल है, राजा का कंट्रोल, चीफ मिनिस्टर का कंट्रोल दिखना चाहिए पब्लिक में, शासन का भय होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, कानून का राज कानून के भय से होगा। डरना पर चाहिए सर आदमी को कि गलत किया तो पिटेगा। मेरा सवाल दूसरा है, हाँ। योगी मॉडल को खट्टर साहब ने क्यों नहीं अपनाया? इनके यहाँ इतने बड़े बड़े गैंगस्टर पनप गए जो कि जेल से अपना गैंग चला रहे हैं, सारी दुनिया जानती है, तिहाड़ में बैठ के गैंग चल रहे हैं। तो खट्टर साहब को योगी मॉडल अपनाने में दिक्कत क्या है? हाँ, देखो मैं जो जितना मैं समझ पाया चीजें कि आदमी का जो लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली वो आगे मूव ऑन करता है, अपने फैसले लेता है। खट्टर साहब की ज्यादा कोशिश रही एडमिनिस्ट्रेशन को सिस्टमैटिक करने की, जैसे उनके मन में ये है चीजों को पोर्टल से, ऑनलाइन से, कंप्यूटर से जोड़ो, मिडलमैन को खत्म करो, ताकि जो राइट क्लेमेंट है उसको उसका जो बेनिफिट्स है वो मिले, गवर्नमेंट पॉलिसीज वहां तक एग्जीक्यूट हो जहां तक जिसको मिलनी चाहिए। उन पे उन्होंने काफी वर्कआउट किया। हाँ, ये पोर्शन का ये जो पार्ट है, ये मिसिंग पार्ट है। जो क्राइम पर कंट्रोल करना, क्राइम इन नॉट इवन क्राइम पर कंट्रोल करना, मैं कहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल करना। अब अगर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए भी कोई ऑनलाइन सिस्टम होता ना, तो मैं कहता हूं खट्टर साहब उसको कर चुके होते, लेकिन उसमें तो कुछ ऑनलाइन होता नहीं है। अब आप बेनिफिट, जैसे पीपीपी स्कीम है, मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हरियाणा के अंदर है, परिवार पहचान पत्र, उसका बड़ा लाभ मिला लोगों को, बड़ी ईमानदारी से लोगों को नौकरियां मिली, इनमें ट्रांसपेरेंसी आई। वो उनकी जो कोशिश है उस मामले में ज्यादा रही है, ये रिफॉर्म उन्होंने ज्यादा किए। ये जो क्राइम कंट्रोल वाला मैटर है, ये अभी उनको देखना चाहिए पीछे इनमें। मैं बहुत भाई ज्यादा साहब, क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मैं बताऊं, मेरा एक हम्म, पर्सनल अनुभव आज से मात्र 6 7 8 महीने पहले का बताऊं मैं। हाँ, हाँ, एक लड़के ने, गुड़गांव के लड़के ने मेरे ऊपर एक ट्वीट कर दिया हाँ। कि वो बाबा रामदास तो बहुत बड़ा गुंडा है और इससे हम्म। मेरे को जान का खतरा है। भाई साहब, मैं और मेरा बेटा हम दिल्ली से जालंधर आ रहे थे हम्म, और करीब करीब हम कुरुक्षेत्र पिपली पहुंच गए थे। फोन आया, हेलो, हम्म, हाँ जी, हम्म, बाबा हम्म, रामदास। मैं कहा हाँ जी। हम्म, बोले न्यू न्यू आपके खिलाफ वो कोई सीएम पोर्टल होता है, उसमें किसी ने, फलाने ने ट्वीट किया है कि हम्म, आप बहुत बड़े गुंडे हो और आप जो है उस हम्म, फलाने से को आपसे खतरा है। हम्म, मैंने कहा जी वो बेवकूफ बना रहा है आपको भी और सबको, और फैक्ट ये है हम्म, कि मैंने तो उसके खिलाफ एफआईआर कर रखी है हम्म, और आज से 6 दिन पहले एफआईआर करी है, तो अब वो अपने को बचने के लिए ऐसे प्रकार की नाटक कर रहा है। हम्म, तो उसने बोला आप मुझे एफआईआर की कॉपी भेजो तुरंत। मैंने वो व्हाट्सएप से जो आईओ था हम्म, उसको बोला जी मुझे तो मार्क कर दी गई है और मुझे ये इसकी जांच करनी है। मैंने कहा जी हम्म, ये मैटर है और ये एफआईआर की कॉपी है। हम्म, उसने वो आधे घंटे में मैटर पूरा इन्वेस्टिगेट किया और मेरी बात सही पाई गई। हाँ, हाँ, उसने बोला अब न्यू करो, तुरंत वहां से यू टर्न मार दो। हम्म, मैंने बोला जी हम तो आलिए शाहबाद मारकंडा। बोला ना हम्म, कि कहीं जा लिए हो, तुरंत यू टर्न मार दो और हम्म, शाम तक आके इस मैटर में अपना बयान दे के इसको खत्म कराओ, नहीं तो मुझे मजबूरन आपके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। वो बाद में बेशक क्वैश हो जाएगी हम्म, पर आप खामखा हम्म, लंबे फंस जाओगे और चक्कर काटते फिरोगे। थोड़ी हिम्मत करो, उल्टे आ जाओ। भाई साहब हम 200 किलोमीटर उल्टे गए, हम्म, गुड़गांव के उस थाने में पहुंचे, हमने पूरा केस डिस्कस किया, उनने हमारा हम्म, बयान लिया, मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था। हम्म, फिर उनने बुला के उसको डांटा वाटा, जो भी किया वो मामला खत्म हम्म, हुआ। और सर हम्म, एक आप कह रहे हो ना ऑनलाइन क्राइम कंट्रोल हम्म, कैसे होता है, चलो मैं तो हम्म, निर्दोष था, मैं तो शाम तक उस मुकदमे से हम्म, बरी हो गया। पर सर हम्म, एक ट्वीट पर हम्म, पुलिस ने मुझे टांग दिया, हम्म, बुला लिया ना। हम्म, सर हम्म, ये यूपी में नहीं है, मैंने आपको यूपी की बताया, मैंने इसलिए कहा कि मैंने कहा मैं इसलिए मैंने कहा आपको कि ऑनलाइन चीजों तो को। वाकई हम्म, खट्टर साहब हम्म, ऑनलाइन वाकई कामयाब हैं, पर सर हम्म, इससे छोटा क्राइम तो कंट्रोल हो जाएगा जी, छोटा। हम्म, जो ये ऑर्गेनाइज्ड माफिया है ना सर, हम्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, हम्म,
उसको कंट्रोल करने के लिए योगी मॉडल ही कामयाब है। ये नहीं मान हुँ। रहे न्यू जो बड़े माफिया है ना सर, हुँ, ये हुँ, इन हुँ, छोटे सर वही बात है ना कि आप हुँ, कीड़े-मकोड़े तो फ्लिट मार के वो जो है ना हुँ, कीटनाशक घरों में हुँ, जो होती है, हिट हिट मार हुँ, हुँ, के हुँ, आप हुँ, कॉकरोच मक्खी को मार लोगे। हुँ, हुँ, सर हाथी थोड़ी ना मरेगा हिट हुँ, से, हुँ। नहीं, नहीं हाँ मरेगा, ठीक जी। बात है। हुँ, तो सर ये तो हाथी है ना जी। ये हुँ, तो हुँ, उसके लिए फिर योगी मॉडल चाहिए। गाड़ी पलट हुँ, जा, वो गाड़ी हुँ। पलटना का एक मॉडल है, एक बुलडोज़र मॉडल है और हाँ, हाँ, हाँ। और गुंडों के नहीं, उनके रिश्तेदारों तक के मतलब एक गुंडे हुँ, से अगर 100 आदमी जुड़े हैं, उस आदमी के हुँ, 100 आगे रिश्तेदार हैं, तो हुँ, महाराज जी जब एक माफिया को खत्म करते हैं, तो उस चक्कर में कम से कम 50,000 जेसीबी लगती हैं घर गिराने में। हुँ, मतलब ऐसे-ऐसे माफियाओं को उन्होंने खत्म किया है। हाँ, सर ये तो वो तरीका अपनाना पड़ेगा खट्टर हुँ, साहब को, नहीं तो ये बड़ी मछलियाँ नहीं मरती सर इससे, हुँ, हुँ, ट्वीट से। हुँ। लेकिन भगवान की दया से अच्छा है देश मुझे भी ऐसा लगता है भाई साहब, जैसे आप बात कहते हैं कि देश कुछ सुरक्षित हाथों में है और देश को सही दिशा दी जा रही है। देश को सही दिशा में ले जाया जा रहा है, प्रयास ठीक है। मैं आखिरी बात एक बताऊँ आपको, आखिरी बात ये हाँ, हम कंक्लूड कर देंगे। वही हाँ, आज से करीब 35 साल पुरानी बात है, हरियाणा हुँ, के जमुना किनारे के एक गाँव में हुँ, बागपत का एक क्रिमिनल फरारी काटने आ गया हुँ, और आके सबसे पहले उसने गाँव के मंदिर में डेरा डाल दिया। हुँ, पर चूँकि वो तो क्रिमिनल था, वो तो फरारी काट रहा था। तो हुँ, वहाँ गाँव के मंदिर में एक अखाड़ा था, वहाँ बच्चे आते थे, वहाँ गे थोड़ा बहुत खेल-कूद भी होती थी, पहलवानी भी हुँ, होती थी। तो उसने उन हुँ, बच्चों को कभी जूस पिला दिया, कभी बादाम रगड़ दिए, कभी हुँ, घुमा ले आया, कभी मुर्गा खिला लाया। इस तरीके से अपने साथ घुमाना शुरू किया और महीने हुँ। 2 महीने में ही वो यूथ का बड़ा आइकन हो चहेता हो गया, गया। आइकन वो आइकन हो गया। हाँ। हुँ, सब फिर वो 6-7 महीने उसी गाँव में ही रहा हुँ, और सारे बालक उसने अपने पीछे लगा लिए। हुँ, और फिर यही आपके दादरी साइड से ये बड़ा चर्चित कांड है। आपके हुँ, दादरी साइड की बिजली बोर्ड की एक कैश वैन को लूटने का प्लान बनाया हुँ, और गांव के 5 बच्चों को जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 22 साल थी, उनके साथ मिलकर उस कैश वैन को लूटा जिसमें से उस जमाने में मात्र 1.5 लाख रुपए मिले थे हुँ, और एक व्यक्ति को गोली मार दी हुँ, और इतना करके इन बच्चों को 10-10 हज़ार रुपए दे के हुँ, और बाकी 1 सवा लाख रुपए लेके खुद भाग गया। हुँ, वहीं से वहीं भाग हुँ। गया, फिर दोबारा कभी गाँव में नहीं आया, क्योंकि वो तो हाँ, हाँ, पेशेवर हाँ। क्रिमिनल था। हुँ, हुँ, पुलिस ऐसे मामलों को 2 से 3 दिन में क्रैक कर लेती है, हाँ। क्योंकि हुँ, उनको मालूम होता है कि डिपार्टमेंट के किसी आदमी ने मुखबिरी ज़रूर की होगी। सही बात है। हुँ, तो उन्होंने पहले 4 दिन ऑब्ज़र्व किया डिपार्टमेंट का वो आदमी जिसने ज़िंदगी में कभी बीड़ी भी नहीं पी थी, वो इतनी हुँ, लंबी-लंबी सिगरेट पिए हुआ था 3 दिन तक, क्योंकि हाँ, उसको हाँ। 10,000 रुपए मिले थे। हुँ, वो उठाया, उसने बता दिया जी न्यू-न्यू। सर गाँव हुँ, के वो 5 लड़के पकड़ लिए। हुँ, और वो जो क्रिमिनल था वो ज़िंदगी में फिर कभी पकड़ में नहीं आया हुँ, और हुँ। गाँव के 5 लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, वो जेल में रहे कई साल। अरे नहीं पड़ेगा। हुँ, अब बात सर मेरा सवाल ये है कि हुँ, गाँव का सरपंच, हुँ, गाँव के लोग 6, 7, 8 महीने तक सोए थे, जब बाहर हुँ, का एक व्यक्ति उनके गाँव के बच्चों को खराब कर रहा था, तो हुँ, किसी के कान क्यों नहीं खड़े हुए? हुँ, भाई हुँ, गाँव के 5 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हुई ना। हुँ, और हुँ, 5-7 तो बच गए, नहीं तो क्या पता हुँ, वही भई वो नहीं जाता, तू चला जाता उस दिन। हुँ, उनके बेरा हम ठीक। क्या करने जा रहे हैं? उन बच्चों हुँ, को तो ये पता तक नहीं था हम करने क्या जा रहे हैं। हुँ, हुँ, तो सर बात ये है कि सोसाइटी अगर जागरूक होती और हुँ, इस तरीके से जो गंदे तत्व आके हमारे बच्चों को खराब कर रहे हैं, हुँ, इन पे निगाह रखने की और अपने बच्चों को बचाने का एक हुँ, मैकेनिज्म सोसाइटी में होना चाहिए ना सर, कि ये होना बाहरी चाहिए, होना आदमी चाहिए। कौन है, कहाँ से रह रहा है, इसको हुँ, पुलिस में रिपोर्ट करो कि भाई ये बाहरी आदमी हमारे यहाँ रह रहा है, कोई क्रिमिनल तो नहीं है, कोई फरारी तो हुँ, नहीं काट रहा। उस ज़माने में हुँ, तो चलो आधार कार्ड नहीं होते थे, आज तो सर बाकायदा अंगूठे से ही पूरे आदमी का रिकॉर्ड निकल के आ जाता है। ठीक बात है। तो सर हमारे बच्चों को तो हमको ही बचाना होगा ना, हुँ, क्यों जी?
हालांकि ना, जायज बात। आज हरियाणा का जो आम माता पिता है ना सर, वो इस बात को लेके चिंतित है कि आपके ये ठीक। हरियाणा में हम्म, इधर ये ठीक ड्रग्स का बात है। कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ा है। हम्म, हम्म, तो सर बच्चों को बचाना तो हमारा आपका ही दायित्व है ना, समाज के हम लोग, बिल्कुल। अगर हमारे बच्चे खराब हुए तो हमारा फेलियर है ना। मैं इसमें, ये तो है, ये बात ठीक है, ये सोशल वर्क वाली बात सही है। लेकिन जैसा हम लॉ में पढ़ते थे, जूरिस्प्रूडेंस, इट वाज द पार्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की एवरी मैन इज अ क्रिमिनल, एवरी मैन। और बाद में मैंने ऑब्जर्व भी किया कि जिसका जहां मौका लगता है वो कट मारता है। एवरी मैन, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी वन। अब क्या है इसको रोकने का तरीका? ये जो हमारा सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, आप ये कह रहे हो ठीक है, सोसाइटी में, लोगों में थोड़ी इस बारे में चेतना तो होनी चाहिए, मगर हमारा जो सिस्टम है ना, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लोगों में इस बात का भय होना चाहिए कि तुम गलत करोगे तो फंसोगे। ये जो आपके जो शब्द थे ना, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। डर, डर इंपॉर्टेंट है। दिस व्हाट आई फील। तो सर ये हमने नफे सिंह जी राठी के बहाने ये चर्चा इसलिए करी कि मैंने कहा भाई ये समाज में ये कल को ये समस्या मेरे आपके घर में भी आ सकती है। मेरे आपका घर का बच्चा भी समाज में इन लोगों से इन्फ्लुएंस होके गलत रास्ते पे चल सकता है। इसलिए हर पेरेंट का ये दायित्व है कि अपने बच्चों को इन तत्वों से बचा के रखे और क्या फैक्टर्स हैं उन पे नजर रखे, और एज ए सोसाइटी, है ना, एज द लीडर्स ऑफ द सोसाइटी ये हमारा कर्तव्य है। सब सुनील भाई, मैंने आपको राह चलते पकड़ लिया और आपकी यात्रा से रोक के आपके साथ चर्चा की, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपसे बात करके मुझे वाकई बड़ा मजा आया। मुझे उम्मीद है दर्शकों को भी हमारी ये वार्ता पसंद आएगी। सर आपसे अन्य विषयों पे भी और बात करेंगे हम, राजनीतिक जरूर विषय भाई बहुत साहब। सारे हैं। हम्म। आपसे मैं भिवानी और चरखी दादरी की लोकल पॉलिटिक्स भी डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू भाई साहब। ओके भाई साहब, बाय बाय।